एनालिटिकल इंजन हो गया था ENIAC। सो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यानी कि ये एक ऐसा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। अभी तक सारे मैकेनिकल चीज़ें थी, है ना, मशीन के थ्रू चल रही थी, ठीक है, उसमें पूरा मैकेनिकल काम था, ठीक। लेकिन अब ये पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक। इससे पहले की जो 3 थे ये सारे मैकेनिकल बेस्ड थे, पर अब ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड है, ठीक। तो ENIAC क्या था, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल्स को, हर एक चीज़ों को इंटीग्रेट करके फिर उसके कैलकुलेशंस वगैरह, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, सब कुछ ये कर पा रहा था। बस बात ये है कि ये बहुत ही बड़ा साइज़ में था, यानी इसकी साइज़ बहुत बड़ी थी, ठीक है। यानी कि अब कंप्यूटर आ गया हमारे पास, ठीक। अब इसी कंप्यूटर को और ज़्यादा अपग्रेड करते 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 अब का जो कंप्यूटर है वो एक ही रूम में बहुत सारे हम लगा सकते हैं, है ना, इस तरह का साइज हो गया है। बाकी स्ट्रेटजी या फिर क्या बोलते हैं टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो यही ENIAC से ही है। मतलब ENIAC के बाद ही हमको पता चला कि हम एक कंप्यूटर कैसे बना सकते हैं, और फिर उसी को मॉडिफाई कर करके अब हमारे वो टेबल के ऊपर आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हिस्ट्री ख़त्म। इसके बाद बहुत सारे मतलब वो आए हैं, तो अगर ऐसे मतलब याद करना चाहे तो बहुत है, ठीक। तो हमें एक बार लाइन से पढ़ दे रही हूँ, उनको एज अ बुलेट पॉइंट लिख देना। मतलब पहले डालना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद 4-5 लाइनें लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम बहुत ही तड़तड़ा के बिंदी टाइप के बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, और उसी में हम कम से कम 9-10 एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक। इससे हमारे पन्ने भरेंगे। सबसे पहले अबैकस लिखेंगे, ठीक, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे नेपियर्स बोन्स। क्या लिखेंगे, नेपियर्स बोन्स। मैं रुको, ऊपर लिखूंगी मैं, ओके, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फिर यहाँ पे 4-5 लाइनें लिख देंगे, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल डालेंगे, ठीक। सबसे पहले अबैकस लिखेंगे, अबैकस हो गया। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे नेपियर्स बोन, नेपियर्स बोन, ये भी एक काइंड ऑफ था, कुछ आया था, ठीक। फिर इसके बाद पैस्कलाइन लिखेंगे, देन लिखेंगे स्टेप्ड रेकोनर, यानी तीसरे नंबर पे पैस्कलाइन लिखेंगे। पैस्कलाइन यानी यही वाला पैस्कलाइन, ये रहा, ठीक। इसके बाद चौथे नंबर पे हम लिखेंगे स्टेप्ड STEPPED स्टेप्ड रेकोनर। सब इरेज करके रेकोनर की स्पेलिंग अच्छा देखो, RECKONER, रेकोनर, ठीक। ये अलग कोई चौथा डिवाइस है, ठीक। इसके बाद 5वें नंबर पे क्या लिखेंगे, 5वें नंबर पे लिखेंगे डिफरेंस इंजन। देन उसके बाद लिखेंगे हम एनालिटिकल इंजन, ठीक। फिर उसके बाद लिखेंगे टेबुलेटिंग मशीन, फिर लिखेंगे डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक। फिर 9th नंबर पे लिखेंगे Mark 1, ठीक। तो इतने सारे कंप्यूटर्स। फिर 10th पे हम यही ENIAC लिख सकते हैं, फिर उसके बाद ENIAC भी लिख सकते हैं, फिर बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे 10, अगर देखो ऐसे हिस्ट्री में पूछा तो हम लाइन वाइज 10 ततड़ा के नाम लिख सकते हैं, ठीक। 10 नाम लिखने, फिर से देखो याद ही कर लेते हैं, चलो। फर्स्ट अबैकस, सेकंड नेपियर्स बोन्स, 2 तीसरा पैस्कलाइन, चौथा स्टेप्ड रेकोनर, 5वां डिफरेंस इंजन, 6th एनालिटिकल इंजन, 7th टेबुलेटिंग मशीन, 8th डिफरेंशियल एनालाइजर, 9th Mark 1, एंड देन लास्ट 10th ENIAC, ठीक। हो गए 10 हो गए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये 10 पॉइंट लिख देंगे।
देन लास्ट में जाकर 4 ये एक्सप्लेन कर देंगे। हो गए 2 पन्ने का कंटेंट, हो गया? हाँ हो गया। चलो अब हम कि कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मतलब पढ़ चुकी हूँ, यानी कि IPO साइकिल। कंप्यूटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो एक IPO साइकिल पर चलेगा। पहले I से इनपुट लेगा, फिर P से प्रोसेसिंग करेगा, देन O से आउटपुट देगा। ठीक, अब हमको काम है कि हम उस आउटपुट को कहीं स्टोर करके रख लें। ठीक, तो वो आउटपुट को स्टोर करके जो मतलब हम रखेंगे तो वो स्टोरेज साइकिल में आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे 4 चीज़ें याद रखो, I, P, O देन S। I से इनपुट हो गया, P से प्रोसेस, देन O से आउटपुट, देन S से स्टोरेज साइकिल। तो कहीं भी कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है या डिफिनीशन आती है तो ये चिप के आना, मतलब पूरा टिप के आना। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी खूबियाँ क्या हैं। कंप्यूटर इतना महान, अपना इतना ज़्यादा जगह क्यों बना पाया है धरती पे, क्योंकि इसके पास कुछ खूबियाँ हैं। तो पहली खूबी है स्पीड। तो कंप्यूटर बहुत तेज़ है, हम लोगों को भी पता है, इतना हम लोग अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इतने कम टाइम पे, पर कंप्यूटर कर ले जाता है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ है। ठीक, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही सही काम करेगा वो। ठीक है, एकदम 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें देगा। डिलीजेंस होती है यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक है, उसका लोअर IQ तो है, मतलब 0 IQ है उसके पास, बट डिलीजेंस उसकी बहुत है। यानी कि अगर उसके पास तुमने एक प्रोग्राम सेट कर दिया तो वो उसी प्रोग्राम पे बेस्ड बहुत सारे आउटपुट्स, बहुत सारे डिज़ायरेबल चीज़ें हमारे लिए कर सकता है। ठीक, ऑटोमेशन भी वही हो गया कि हमने अगर एक प्रोग्राम डाल दिया है कि पहले तुमको ये 2 इनपुट्स लेने हैं, फिर उसको ऐड करके फिर आंसर देना है। ठीक, ये मैंने एक प्रोग्राम डाल दिया उसके अंदर, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। हम लोगों को बार बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने अपने 2 नंबर्स डाल दिए, बाकी लास्ट का फिर जितना प्रोसेस होगा कंप्यूटर खुद कर लेगा, यानी वो ऑटोमेटेड मशीन है। ठीक, वर्सैटिलिटी यानी कि बहुत ही वर्साटाइल होता है। नेक्स्ट रिलायबिलिटी, यानी हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज काइंड ऑफ वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम बेस्ड है तो तेज़ ही होगा वो। ठीक, तो इसकी 5-6 खूबियाँ हैं। फर्स्ट स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, ऑटोमेशन, वर्सैटिलिटी एंड रिलायबिलिटी। देन उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मतलब ये तो इंसानों के पास भी है, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, ऑटोमेशन, है ना, ये कुछ हद तक इंसान भी बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम के पास कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ लार्ज डेटा स्टोरेज, फास्ट कैलकुलेशन, मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन। यानी एक ही मशीन में इतना सब कुछ मिल जाएगा, हम बहुत लार्ज चंक ऑफ डेटा उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, पहला फ़ायदा। नेक्स्ट, सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशंस उसके अंदर कर सकते हैं, डन। तीसरा, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब एक ही मशीन में हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। इधर हम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, उधर हम अपनी वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, उधर रील्स चला सकते हैं, देन उधर हम किसी इन्फॉर्मेशन की कोई वीडियो भी देख सकते हैं। एक ही टाइम पे 3-4 सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं, 2-4 ऐप्स भी हम चला रहे हैं उसी में। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में एक ही टाइम पे मल्टीटास्क हम लोग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, हम उसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, देखो अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है और इसको मैंने नेटवर्क में लॉन्च करा दिया है, यानी नेटवर्क का कनेक्शन ले लिया है, तो एक बार नेटवर्क में आते ही हम फिर कोने कोने तक जाकर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, यानी कमियां क्या हैं, ये क्या इसके अंदर क्या वो है दिक्कत। तो इसके पास 0 IQ है, इसके पास 0 EQ है। IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी कि ये खुद से नहीं सोच सकता। जैसे इंसान क्या होते हैं, खुद से सोच कर डिसीजन ले लेंगे, बट कंप्यूटर खुद से नहीं सोच पाएगा, उसको एट द एंड हम ही लोगों को बताना पड़ेगा कि करना क्या है।
यानी वो सिर्फ एक मशीन है जो प्रोग्राम्स पे काम करती है। डन। उसके लिए हर एक चीज़ को करने के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वो खुद से सोच कर, खुद की अकल लगा कर हमें रिज़ल्ट नहीं दे पाता है। सो ज़ीरो IQ, उसके पास ज़ीरो IQ है। ज़ीरो EQ यानी इमोशनल कोशेंट, यानी उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, वो एक बस मशीन है। ठीक, तो ज़ीरो EQ भी है उसके पास, मतलब इमोशंस ज़ीरो है उसके पास। ठीक, दो हो गए। नाउ नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। देखो इंसान क्या है, अपनी स्थिति के हिसाब से डिसीजंस ले लेता है, ठीक, अपना दिमाग का यूज़ करके। डन। लेकिन जो कंप्यूटर है, अगर उसके सामने, अगर उसके प्रोग्राम से हट कर कोई प्रॉब्लम अगर आपने डाल दी तो वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम के लिए उसके पास उसका प्रोग्राम नहीं है ना। तो जिस चीज़ के लिए उसके पास प्रोग्राम का सेटअप नहीं होगा वो चीज़ नहीं कर पाएगा, मतलब डिसीजंस नहीं ले पाएगा, डिसीजन मेकिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए भी एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ने लग जाएगी। ठीक, वर्क्स ओनली एज पर इंस्ट्रक्शंस। ये काम सिर्फ तभी करेगा अगर हमने उसको ऐसा प्रोग्राम दिया है कि तुमको उठना है, तो वो तभी उठेगा जब उसको ऐसी प्रोग्राम दोगे, यानी जब उससे जो कहोगे सिर्फ वही करेगा। यानी जो मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, कंप्यूटर सिर्फ उसी का आउटपुट देगा, अपने आप से कुछ सोच विचार कर नहीं दे सकता है ना। उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शंस, हर एक चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। इंसान क्या है कि अगर कुछ गिर गया है तो उसको उठा देगा बिना सोचे समझे, राइट। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कुछ गिर गया है तो अगर जब तक इंसानों ने या फिर किसी प्रोग्राम ने उसमें ये नहीं कहा है कि गिरी हुई चीज़ को उठाना है, तो कंप्यूटर खुद नहीं उठाएगा। इट इज़ लाइक उसको उस चीज़ की भी, यानी कॉमन सेंस भी उसको देना पड़ेगा, हर एक चीज़ की इंस्ट्रक्शन उसको देनी पड़ेगी। ठीक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो उसके टाइप्स के जो बेसिस होते हैं वो बांटे गए हैं, इसमें नहीं बांटा है। ये उस वाले टाइप पे दे दिया, ये साइज के हिसाब से उसको बांटा है कंप्यूटर को। लेकिन कंप्यूटर को बांटने के लिए तीन वो होते हैं बेसिस, यानी तीन तरह को अगर हम देखें तो कंप्यूटर और भी बहुत तरह के हो सकते हैं, यानी तीन दिशाओं से हम कंप्यूटर को बांट सकते हैं। तो पहली दिशा होती है साइज़, यानी साइज़ के हिसाब से कितने कंप्यूटर्स होते हैं। तो साइज़ के हिसाब से इसमें लिखा है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर आता है, दिस इज़ माइक्रो कंप्यूटर, सबसे छोटा, ठीक है। देन उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो माइक्रो कंप्यूटर ये आ गया, देन माइक्रो कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर ये, देन मेन फ्रेम, देन सुपर कंप्यूटर। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर जो छोटे साइज में होते होंगे, मिनी थोड़ा साइज बढ़ गया, मेन फ्रेम थोड़ा और बढ़ गया, और सुपर कंप्यूटर और थोड़ा बढ़ गया, यानी साइज़ इंक्रीज़ कर रही है। तो हर एक में एक पॉइंट तो यही हो जाएगा। और साइज़ इंक्रीज़ कर रही है तो हर चीज़ उसमें कॉस्ट भी इंक्रीज़ करने लग जाएगी, है ना। किसी चीज़ का साइज़ बड़ा होता है तो उसमें कॉस्ट भी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे डिफरेंट हम अपने पॉइंट्स खुद बना सकते हैं। देखो माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉलर साइज़, वेरी लो कॉस्ट, और साइज़ छोटी है तो स्पीड तेज़ होगी उसकी, तो वेरी हाई स्पीड, इतना लिख दिया। देन मिनी कंप्यूटर में आओ, मिनी कंप्यूटर क्या होंगे, मिनी माइक्रो से थोड़े से बड़े होंगे, लार्जर इन साइज, थोड़ी उनकी कॉस्ट बड़ी होगी और स्पीड थोड़ी उनकी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि बड़े कंप्यूटर हो रहे हैं तो स्पीड कम होती चली जाएगी, या फिर भी स्पीड बढ़ भी सकती है, नो प्रॉब्लम। देन मेन फ्रेम पे, मेन फ्रेम में क्या, मिनी से मेन फ्रेम का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, ठीक, और उसमें स्टोरेज के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होने लगेंगे वो भी बड़े बड़े होंगे, ठीक, प्लस उसकी रैम रोम सब बड़ी बड़ी होने लग जाएगी, ठीक, और उसी हिसाब से इसकी स्पीड भी वरी करने लग जाएगी। ये हो गया। देन सुपर कंप्यूटर, इनका साइज़ और भी बड़ा होगा और ये और भी बड़ी बड़ी जगहों पर यूज़ किए जाने लग गए होंगे, इनमें जो कॉस्ट होगा और भी ज़्यादा बड़ा होगा। बहुत सारे पॉइंट्स बना लो, अगर हर एक टाइप के 4-4 पॉइंट बना लिए तो एक पन्ना भर गया।
तो ऐसे ही भरेगा, ठीक है। ये साइज़ के हिसाब से था। ना सिग्नल्स के हिसाब से, सिग्नल के हिसाब से कंप्यूटर के टाइप्स 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स वैसे कंप्यूटर्स होते हैं जो उस पर वर्क करते हैं अपना, जिनका इनपुट जो होता है ना सिग्नल टाइप का होता है। जैसे कि जो सिग्नल वाले चीज़ें होती हैं वो एनालॉग कंप्यूटर में आ जाती हैं, यानी वो 0-1 पे काम नहीं करती हैं, फिर वो सिग्नल पे काम करते हैं कि कब मेरा जो वॉल्यूम था वो ऊपर गया है, कब नीचे आया है, कब ऊपर। तो एनालॉग कंप्यूटर्स बेसिकली सिग्नल पे काम करते हैं, सिंपल यही लिख देना, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स में लिख देना कि जो हमारे व्हीकल्स में जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो इंजन में कितना तेल है, मतलब है ना, उसका जो दिखाता रहता है, जो वहाँ पे रेड कलर की क्लॉक टाइप की होती है, वो बताती रहती है कि इतना फ्यूल है, देन इतना फ्यूल है। तो वो हो गया एनालॉग कंप्यूटर, है ना, वो सिग्नल्स पे काम कर रहा है। एक वो हो गया। दूसरा जो हॉस्पिटल्स में जो ब्रीदिंग को मेजर करने के लिए, अरे वो क्या होता था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो जो होता है वहाँ पे जो ब्रीदिंग मेजर करने के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि वो भी सिग्नल्स पे काम करते हैं, ठीक। तो 2 एग्जांपल डाल देना और लंबा चौड़ा एक्सप्लेन कर देना, आधा पन्ना भर गया। देन आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वही होता है जो 0-1 पे काम करता है, यानी कि कब हमारी लो वोल्टेज है, कब हाई वोल्टेज है, कब वोल्टेज आई ही नहीं। तो जब हमारी लो वोल्टेज होती है तो 0 लिखते हैं, हाई वोल्टेज होती है तो 1 लिखते हैं, और इन्हीं 0-1 पर हमारा डिजिटल कंप्यूटर पूरा फंक्शन करता है, ठीक। हाइब्रिड क्या हुआ, digital computers, digital technology and analog technology both are mixed and both are kind of simultaneously used in a computer, यानी दोनों चीज़ें simultaneously यूज़ कर रहे हैं हम, तो उस वाले कंप्यूटर को बोल देंगे कि वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक। हाँ, डन। अब हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल में लिख देना कि यूज्ड इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस, वो समझ जाएगा। अब पर्पस के हिसाब से भी कंप्यूटर के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, सेकंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले कैसे लिखना, रुको मैं लिखने का वो बताती हूँ, है ना, लिखते कैसे। अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ गया तो दो पन्ने भरने कैसे हैं, लेट्स लुक दैट, ठीक। ये है, तो मुझे अब 2 पन्ने भरने हैं, डन। अब मैं भरूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी बड़ी सी हेडिंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक। फिर यहाँ पे 3-4 लाइन लिखूंगी ऐसी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन 3 टाइप्स according the usage, size and thus working of them we have divided them into 3 bases, ठीक। ऐसे करके हमने लिख दिया। अब वो 3 बेसिस जो हैं वो भी बड़ी बड़ी लिखो, है ना। एक ऐसी यहाँ पे लिखना कि हमने साइज़ की बेसिस पे देखो यहाँ पे डिवाइड किया है, और फिर यहाँ पे लिखना कि हमने सिग्नल्स के बेसिस पे यहाँ पे रखा है, और फिर यहाँ लिखना कि हमने पर्पस के बेसिस पे यहाँ रखा है, ठीक। ये 3 हो गए। अब इन्हीं में फिर ऐसे लाना बड़ा सा लाइन, या फिर इसी में पॉइंट्स बनाना, ठीक। फिर यहाँ लाना, फिर यहाँ लाना, फिर यहाँ पे साइज़ के हिसाब से जो थे साइज़ वाले, ठीक है। तो साइज़ वाले के हिसाब से 4 टाइप्स के कंप्यूटर थे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। 4 साइज़ के हिसाब से लिख दिए। देन सिग्नल्स के हिसाब से 2 टाइप्स होंगे, फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड इज़ डिजिटल कंप्यूटर, वो लिख दिया। देन यहाँ पे पर्पस के हिसाब से, ये सिग्नल्स के हिसाब से था, ये पर्पस के हिसाब से। तो पर्पस के हिसाब से फिर 2 हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। इतना सब कुछ लिख दिया। इसको लिखते लिखते आधा पेज भर गया, ठीक है। अब एक्सप्लेन करने बैठ जाना, ठीक। तो पहले माइक्रो एक्सप्लेन करना 4-5 लाइन में, देन मिनी, देन माइक्रो, मिनी, देन क्या था, मेन फ्रेम, देन सुपर कंप्यूटर। 4 एक्सप्लेन कर लिए। फिर इन्हीं 4 के बाद एनालॉग, डिजिटल एक्सप्लेन करना। फिर धीरे धीरे इसकी भी हेडिंग डालना, स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस, उसमें भी एक लाइन लिख देना, ठीक। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में लिखना कि
दे आर स्पेशली यूज्ड फॉर समथिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये इसमें लिख दिया। जनरल पर्पस में लिख देना, दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर जनरल कैलकुलेशंस एंड दीज आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ एरिया, मतलब जैसा भी फील्ड हो सब में काम आता है, ऐसे करके लिख दिया 2-2 लाइन, बस ख़त्म, ये आंसर ख़त्म, भर गए 2 पन्ने, डन। देन अब क्या कौन सा टॉपिक है अभी देखते हैं। जनरेशंस, कंप्यूटर की जनरेशंस तो आती ही आती हैं, और ये असाइनमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन था, और हम लोगों ने जो बीच में इंटरनल एग्ज़ाम दिए थे उसमें याद भी किया था। चलो इस बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन यानी कि जो वैक्यूम, पहले जनरेशन लिखेंगे, फिर टेक्नोलॉजी, फिर कौन सा क्या यूज़ हुआ था, ऐसे पूरा चार्ट बनता है इसमें, ठीक है। तो जनरेशन्स में पहले लिखना फर्स्ट जनरेशन, ठीक, तो उसके अंदर लिखना टेक्नोलॉजी यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, यानी फर्स्ट जनरेशन में मैंने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए थे। और फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कैसी यूज़ की थी, मशीन लैंग्वेज। उसमें हमने इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ किए थे। उसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी, वेरी स्लो, बट उसका साइज़ वेरी लार्ज था। और इसके एग्जाम्पल में आता है एनिएक, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन हो गया। फर्स्ट जनरेशन दोबारा टाइम मत लिखना, बिकॉज टाइम हमेशा गलत, मतलब किसी किसी का गलत हो जाता है, तो मैं याद ही नहीं करती, बात ही ख़त्म। फर्स्ट जनरेशन में लिखना कि टेक्निक यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड मशीन लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड पंच कार्ड्स, स्पीड वॉज वेरी लो, साइज वॉज वेरी लार्ज, एग्जाम्पल एनिएक। हो गया फर्स्ट जनरेशन। ना सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में टेक्निक यूज्ड ट्रांजिस्टर्स, लैंग्वेज यूज्ड असेंबली लैंग्वेज, और इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करने लग गए थे। और इसमें इसकी जो स्पीड थी थोड़ी तेज़ थी, लेकिन और थोड़ी तेज़ थी, और जो साइज़ थी वो भी, मतलब स्पीड थोड़ी तेज़ थी और साइज़ थोड़ी कम हो गई थी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यूनिवैक। जनरेशन 1 का एग्जाम्पल एनिएक था, जनरेशन 2 का एग्जाम्पल, सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल यूनिवैक है, ठीक। देन थर्ड जनरेशन, इसमें जो टेक्निक यूज़ की गई थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज़ का यूज़ करके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए गए थे। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक। इसमें इनपुट आउटपुट के लिए हम कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ करने लग गए थे, और इसका एग्जाम्पल है IBM 360, ओके। नाउ फोर्थ जनरेशन, इसमें हम यूज़ करने लग गए थे माइक्रो प्रोसेसर्स का। इसमें लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें इनपुट आउटपुट के लिए और भी लोग यूज़ करने लग गए थे, यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस सारी इसमें यूज़ होने लग गई थी। इसका एग्जाम्पल है IBM PC, ठीक। फोर्थ जनरेशन में PC आने लग गए थे, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर्स, IBM PC। फिफ्थ जनरेशन, इसमें आ गया है AI, ठीक है, यानी इसकी टेक्निक है AI। इसमें हमने लैंग्वेज यूज़ की है ह्यूमन लैंग्वेज, और ये इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है, मतलब चलेगा, और इसका जो इनपुट आउटपुट का माध्यम था वो टच स्क्रीन है। हम बात करके भी इसमें इनपुट दे सकते हैं, यानी वॉइस के थ्रू। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर सब यूज़ करते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ठीक। हो गई पांचों जनरेशन्स। नाउ एक कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यह आता है स्ट्रक्चर, कंप्यूटर का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करने को। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसकी 3 मेन यूनिट होती है। पहली यूनिट होती है इनपुट यूनिट, दूसरी होती है प्रोसेस यूनिट, तीसरी होती है
आउटपुट यूनिट, और चौथी लिखा नहीं है क्या, चौथी थी स्टोरेज यूनिट। 4 यूनिट्स होती हैं। अगर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आया तो 4 यूनिट्स लिखना। पहली इनपुट यूनिट, दूसरी प्रोसेस यूनिट, तीसरी आउटपुट यूनिट एंड चौथी स्टोरेज यूनिट। इनपुट यूनिट में सारा इनपुट डिवाइस का एक्सप्लेन कर देना कि ऐसे डिवाइसेस जिनका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजने के लिए, देने के लिए, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक, वो इनपुट यूनिट में आ गई। आउटपुट यूनिट में क्या आएगा, बीच में आता है प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और हमारा प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, और CPU के आगे चलकर 3 यूनिट्स होते हैं, CU, MU, ALU। ठीक, वो हो गया। अब उसको भी एक्सप्लेन करना कि CU का यूज़ कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल यूनिट होता है ना CU। ALU है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसका हम कैलकुलेशन में यूज़ कराते हैं। और देन ALU CU हो गया। देन मेमोरी यूनिट, यानी कि रजिस्टर्स आ जाते हैं उसके अंदर, यानी जो हमारी CPU के अंदर मेमोरी काइंड ऑफ लगा रहता है वो। तो CPU भी देखो बट गया। नेक्स्ट आता है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना आउटपुट देख पा रहे हैं, है ना, जिसके थ्रू कंप्यूटर हमको आउटपुट देगा, वो हो गया आउटपुट यूनिट। उसमें आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स डाल देना। ठीक, कि मॉनिटर हो गया, अपने लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक, और स्टोरेज यूनिट में सिंपल प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी का HDD, CD, DVD। उसको भी एक्सप्लेन कर देना कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जो डेटा है वो लाइट जाते ही डिलीट हो जाएगा। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, उसमें अगर लाइट चली भी गई है तब भी डेटा सेव हो जाता है। ये इसके अंदर आ गया। तो ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर खत्म। एक बार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर का एक और बार देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला एक छोटा सा डिब्बा बनाएंगे, देन बीच में बड़ा सा डिब्बा बनाएंगे, देन फिर से एक छोटा सा डिब्बा बनाएंगे। ऐसे ये बन जाएगा। चलो बनाते हैं। तो ये इनपुट के लिए एक डिब्बा, फिर इनपुट से इधर आएगा, देन प्रोसेसिंग के लिए बड़ा सा डिब्बा, ये हो गया। देन आउटपुट के लिए छोटा सा डिब्बा। ये होगा स्ट्रक्चर कंप्यूटर का। बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक, यहाँ पे लिख देना इनपुट। ठीक, और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे लिख देना प्रोसेसिंग, या फिर प्रोसेसर, ऐसे लिख दो प्रोसेसर। ठीक, यहाँ पे लिख देना आउटपुट। इनपुट में 2 एग्जांपल डाल देना, कीबोर्ड, माउस। ठीक, प्रोसेसर के सामने छोटा सा लिखना CPU। ठीक, आउटपुट में एग्जांपल डाल देना मॉनिटर। ठीक, और कॉमा करके स्क्रीन। ठीक, अब प्रोसेसर में फिर से एक छोटा सा डिब्बा बनाना, इसमें ऐसे डिब्बे बनाना। यहाँ पे MU लिखना, यहाँ पे ALU लिखना, फिर यहाँ पे CU लिखना। MU का फुल फॉर्म अब ये बना दिया। ये पूरा जब बन जाए, ये एक पन्ने में बढ़िया से बना देना। ये बन गया पूरा। ठीक, इसके बाद यहाँ से लिखना अपना पूरा शुरू करना। ठीक, कि इनपुट यूनिट ये रहा। ठीक है, ऐसे लिखना है यहाँ पे कि ये, फिर ऐसे हेडिंग डाला, यहाँ पे डालना, बीच में डालना इनपुट यूनिट, फिर पूरा एक्सप्लेन करना। फिर से हेडिंग डालना आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा CPU को एक्सप्लेन करना कि CPU, फिर फर्दर CPU के भी कुछ 3 यूनिट्स थे, CU, MU, ALU, वो भी एक्सप्लेन करना। ठीक, फिर से एक हेडिंग डालना आउटपुट यूनिट, तो वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना। और लास्ट में मन करेगा तो यहाँ पे स्टोरेज यूनिट डालना, और छोटी छोटी 2-3 लाइनों में थोड़ा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी एक्सप्लेन कर देना। ये पूरा आंसर हो गया किसका, जब पूछेगा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इतना लिख देना।
ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट दूसरी यूनिट है प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसर, यानी अभी डिसअसेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर जब पढ़ा होगा तो देखा होगा कि एक कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, फिर उसी में मदरबोर्ड लगी होती है, सबको हटाना लगाना, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्रोसेसर, ठीक। तो एक प्रोसेसर एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और वही जो होता है सारी की सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। यानी प्रोसेसिंग करने का जितना भी काम होता है वो किसके अंदर होता है, प्रोसेसर के अंदर। अब आता है इसी बात पे प्रोसेसर और सीपीयू में डिफरेंस, कि सीपीयू और प्रोसेसर में फ़र्क क्या है। इससे पहले मेमोरीज पढ़ा देते हैं। कैश मेमोरी, रैम क्या होता है, एस रैम, डी रैम, ये सब क्या होता है, ये भी तो पढ़ना है। चलो ये पढ़ते हैं पहले, कि है कहीं नीचे है क्या, ये तो है ही नहीं इसमें, पर हम तो पढ़ेंगे क्योंकि हमारा अगर छूट गया तो कोई हमें नहीं आएगा पढ़ाने। ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे, मेरा मन कर रहा है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन में एक दिन बैठूं और पांचों सब्जेक्ट्स के कर डालूं, ऐसे ही मुझे लग रहा बनेगा काम। पर थोड़ा थोड़ा इधर भी मैं पढ़ूंगी, ओके। तो जब मेमोरीज एक्सप्लेन करने को आए और कहे कि एक्सप्लेन प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एंड देन ऑल्सो एक्सप्लेन रैम, रोम, देन अगेन एक्सप्लेन कैश मेमोरी, देन अगेन एक्सप्लेन एस रैम, डी रैम, तो इतने सारे जो बहुत सारे हो गए ना ये, तो इनको एक्सप्लेन करने को जब आएगा तब क्या किया जाएगा, तब इनकी फटाफट से हेडिंग डाल डाल के एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा 4-5 पॉइंट्स में, ठीक। तो सबसे पहले मेरी पढ़ रही है हेडिंग प्राइमरी मेमोरी का, ठीक। तो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, और उसको हम टेम्पोरेरी मशीन कहते हैं, और वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी को हम और 3 मेमोरियों का नाम दे सकते हैं, दैट इज़ मेन मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, टेम्पोरेरी मेमोरी, 3 हो गए प्राइमरी मेमोरी, ठीक। और प्राइमरी मेमोरी फास्टेस्ट होती है, ठीक, यानी इससे अगर हम डेटा फेच करना चाहें तो बहुत जल्दी आएगा हमारे पास, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी से कौन रिलेटेड होता है, जो हमारा सीपीयू में सीयू और एएलयू होता है ना, यही दो जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी से, ठीक। प्राइमरी मेमोरी आगे चल के रैम बन जाती है, पढ़ते पढ़ते वो बन जाएगी इसमें भी, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी का सिर्फ यही काम होता है कि जब भी मैं इनपुट यूनिट के थ्रू कोई डाटा दे रही हूँ अपने कंप्यूटर में, इनपुट यूनिट के थ्रू मैंने डेटा दे दिया, तो उसको रिसीव करने का काम होता है प्राइमरी मेमोरी का। यानी प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, हमारे इनपुट यूनिट के थ्रू दिए गए हुए डेटा को रिसीव करती है और आगे ले जाती है ना प्रोसेसिंग के लिए। तो रिसीविंग का काम होता है प्राइमरी मेमोरी का, ठीक। उसने रिसीव कर लिया और थोड़ी देर तक अपने अंदर सेव करके रख लिया, ताकि जैसे भी आगे चल के उसका प्रोग्रामिंग या फिर उसका आगे चलकर प्रोसेसिंग होगा तो मैं दूंगा, है ना, पहले सेव कर लेती है देन देती है, सिंपल इतना काम था इसका। और प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स होते हैं रैम, रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक, ये इसके एग्जांपल्स हैं। प्राइमरी मेमोरी ख़त्म 5-6 लाइनों में। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी,
ये क्या होता है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, और ये मेन मेमोरी नहीं होती है, इट इज़ ऑक्सिलियरी मेमोरी, यानी ये सेकेंडरी मेमोरी है, यानी प्राइमरी के बाद आ रही, मेन तो नहीं है, ये ऑक्सिलियरी मेमोरी है। ठीक, तो जैसे प्राइमरी के लिए मेन मेमोरी कहते थे, तो सेकेंडरी के लिए ऑक्सिलियरी मेमोरी कह रहे हैं। प्राइमरी के लिए टेम्पोरेरी मेमोरी कहते थे, सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम कहने लगेंगे परमानेंट मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के लिए वोलाटाइल मेमोरी कह रहे थे, तो सेकेंडरी के लिए कहने लग जाएंगे नॉन वोलाटाइल मेमोरी। 3 पॉइंट से हो गए। अब ये थोड़ा सा स्लो होती है, प्राइमरी जो होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक, यानी अगर मैंने सेकेंडरी मेमोरी से अपना डेटा फेच करना चाहा, यानी डेटा निकालना चाहा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको। ठीक, ये होगा। इसमें क्या स्टोर होता है, देखो मेरा प्राइमरी मेमोरी क्या कर रहा था, वो इनपुट जो मैं इनपुट दे रही हूँ, ठीक है, जो रिजल्ट्स हैं, इन सबको थोड़ी देर के लिए अपने अंदर सेव रखता है प्राइमरी मेमोरी। पर सेकेंडरी मेमोरी क्या कर रहा था, वो बैक एंड में काम करता है। वो क्या क्या स्टोर करता है, जितनी भी हमारी ऐप्स हैं, उनका जितना भी प्रोग्राम है, वो सब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो रोम में होगा। हाँ यार, तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे डॉक्यूमेंट्स चले गए, प्रोग्राम्स चले गए, डेटाबेस चला गया, मेरी जो इमेजेस हैं, यानी वो जो मैं स्टोर कर रही हूँ, है ना, परमानेंटली जो डाल रही हूँ, वो उधर चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक, इसका एग्जांपल होता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इसका। ठीक, दोनों कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी रैम की, या फिर कैश मेमोरी। हाँ, पहली हेडिंग थी प्राइमरी मेमोरी, देन हमने सेकेंडरी मेमोरी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का दूसरा नाम होता है प्रोसेसर्स मेमोरी, और ये फास्टेस्ट मेमोरी है, यानी सबसे तेज मेमोरी है ये। ठीक है, इसका काम होता है बीच के रिजल्ट को स्टोर करना। ठीक है, यानी ये इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करती है। ठीक, यानी कि इनपुट यहाँ से दिया, यहाँ पे आउटपुट आएगा। मान लो मैंने 2 + 4 + 6 इनपुट दिया, इतना इनपुट दिया, तो बीच में कहीं पे 2 + 4 तो स्टोर होगा, यानी 4 2 6, 6 जो होगा वो बीच में स्टोर होगा, और ये 6 यहाँ उठ के आ जाएगा, मतलब उठ के नहीं आएगा, 6 तो यहीं स्टोर हो जाएगा, और अब इन दोनों में एडिशन होगा। ठीक है, तो ये जो बीच का 2 + 4 था, यानी ये जो बीच का 6 था, इसको स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी लगती है, CACHE, कैश मेमोरी। तो इस बीच यानी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है, और इसका दूसरा नाम है प्रोसेसर्स मेमोरी, क्योंकि ये प्रोसेसर के बिल्कुल साइड में लगी होती है, यानी प्रोसेसर के साइड में ही ये लगी हुई होती है। ठीक है, और इसको हम बफर मेमोरी भी कहते हैं। देखो इसके 2 नाम हैं, 3 नाम में सोच लो। ठीक, तो कैश मेमोरी हैज़ 3 नेम्स, फर्स्ट प्रोसेसर्स मेमोरी, सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी, थर्ड बफर मेमोरी। ठीक, इसका काम है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर कराना। डन, ये कैश मेमोरी में इतना ही लिख देना, बस काम ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे रैम और रोम। ठीक, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसके अंदर जो डेटा है वो टेम्पोरेरीली स्टोर होता है, लाइट जाने के बाद तुरंत वो डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक, यानी कि जो हम ऐप्स खोलते हैं तो वो पड़ी तो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में है, सेकेंडरी मेमोरीज़ में वो ऐप्स डाउनलोड होकर पड़ी हैं, पर जब मैं उसको करेंटली यूज़ करने लग जाती हूँ तो उसका थोड़ा सा प्रोग्राम जो होता है लोड होकर प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, जितना हमें यूज़ करना है प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में। ठीक है, यानी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठ के रैम में आ जाता है थोड़ी देर तक, ताकि यूज़र उसको यूज़ कर सके। बस इतना ही काम है रैम का। ठीक, रोम क्या है, रोम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
ये रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इसमें जो डेटा भरा है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। इसके अंदर हम ना ही कुछ अपना ले जाकर सेव कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर हम जाकर उसमें से कुछ साफ कर सकते हैं। नो, इसको लॉन्च किसने किया, इसको उसके अंदर किसने लगाया है, इसको बनाने वाला ही लगाता है। यानी जो हमारा कंप्यूटर बना रहा है और वो जब रोम को उसके अंदर डाल रहा होगा तो उसी में जितने प्रोग्राम्स है उसने उसको में फीड कर दिए, यानी ये बनाते वक्त देखी जाती है। ठीक है, इसमें जो यूज़र है वो कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता, इसको सिर्फ बनाने वाले ही बदल सकते हैं। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ओएस की बूटिंग प्रेजेंट होती है, यानी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे खुल के लोड होकर आएगा, कैसे हमारी सिस्टम ओपन होगी, इसका जो प्रोग्राम है रोम के अंदर पड़ा होता है। प्लस बहुत सारे ड्राइवर्स रोम के अंदर ही पड़े होते हैं ताकि जो हमारे बाकी डिवाइसेस हैं वो एक्टिवेट हो सकें। ठीक है, डेट एंड टाइम के लिए भी इसी के अंदर रहता है, यानी कि रोम ऐसा है कि उसमें पहले से ही चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक, अब इसी को बांट दिया गया है 3 चीज़ों में, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके ये फिक्स्ड है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है। ई पी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल है ये, मतलब कि इसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका डेटा जो है वो हम थोड़ा सा हटा सकते हैं, ये ऐसी रोम है। ठीक, ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें हम इलेक्ट्रिकली कुछ यूज़ करके डेटा को इरेज कर सकते हैं, देन इलेक्ट्रिकली ही हम कुछ डेटा उसके अंदर लिख भी सकते हैं, ये ऐसी रोम है। ठीक है, ये 3 चीज़ें रोम के अंदर आ गई। रोम हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो सब करता है इसका काम। रैम क्या है, जब यूज़र यूज़ करने लग जाता है तब इसका रोल आ जाता है। और रैम के ही आगे चलकर 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम, डी रैम, इनमें भी डिफरेंस आता है, तो लेट अस स्टडी दैट। तो एस रैम यूजेस फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। एस रैम कैसे बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स से बनी होती है मिलकर। डी रैम किससे बनती है, कैपेसिटर का यूज़ करके। ठीक, एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, एस रैम फ्लिप फ्लॉप सर्किट से मिलकर बनी है, डी रैम कैपेसिटर्स का यूज़ करके बनी हुई है। ठीक है, एस रैम का यूज़ किया जाता है कैश मेमोरी को बनाने में, डी रैम का यूज़ किया जाता है मेन मेमोरी को बनाने में। एस रैम फास्ट होती है। अब वो फास्ट क्यों होती है, क्योंकि वो फ्लिप फ्लॉप सर्किट से बनी है तो वो फास्ट होती है, उसको बार बार इरेज होने की या फिर चार्ज होने की ज़रूरत नहीं है, वो चार्ज हो गई एक बार चलती रहेगी, सो इट इज़ फास्टेस्ट। डी रैम क्या है, वो बार बार इरेज होती रहती है, यानी बार बार रिफ़्रेश होती रहती है, इसीलिए ये थोड़ी सी स्लो है। एस रैम से डी रैम स्लो होती है, क्योंकि एस रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर डी रैम जो होता है बार बार खुद को रिफ़्रेश करता है, इसीलिए वो थोड़ा स्लो हो जाता है। एस रैम बार बार रिफ़्रेश नहीं होता, इसलिए इसमें पावर कम लगती है, पर डी रैम में पावर यूसेज ज़्यादा है। डन। और डी रैम बार बार रिफ़्रेश होती रहती है, इसीलिए इसकी रिफ़्रेश रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है, पर स्टैटिक रैम जो है वो रिफ़्रेश ही नहीं होती, तो इसकी कोई रिफ़्रेश रेट नहीं होती है। एस रैम महंगी होती है, ठीक है, और ये थोड़ा कम डेटा स्टोर करती है, बट डी रैम क्या होती है, थोड़ी सी सस्ती होती है, लेकिन डेटा इसमें बहुत ज़्यादा हम स्टोर कर पा रहे होते हैं। बस नुकसान कितना है कि डी रैम थोड़ी स्लो रहेगी, एस रैम थोड़ी तेज़ रहेगी। बस ये सारी मेमोरीज़ का डिस्कशन कंप्लीट। नाउ प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड आप पढ़ेंगे, हाँ आप पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ प्रोसेसर? The processor is the brain of the computer which executes instructions,
यानी जो भी प्रोसेसिंग का जितना भी काम होता है, किसी इंस्ट्रक्शन को करने का जितना भी स्टेप्स होते हैं, जो भी काम धाम है, सब हमारा प्रोसेसर देखता है। ठीक, प्रोसेसिंग का काम करने के लिए ही प्रोसेसर बना है और प्रोसेसर को ही हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। डन। अब प्रोसेसर और सीपीयू में डिफरेंस आता है, मतलब आता है कि नहीं मुझे नहीं पता ये सब तो पर प्रोसेसर और सीपीयू में डिफरेंस कुछ कुछ होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग अब। प्रोसेसर एक जनरलाइज्ड टर्म है, यानी हर एक चीज़ जो प्रोसेसिंग कर रही है तो उसको हम प्रोसेसर कहने लग जाते हैं। ठीक, पर सीपीयू एक स्पेसिफिक टर्म है। सिंपल सा ऐसे लिखना, पहले डिब्बा बनाना, कैसे डिब्बा बनाओगे, लेट मी टेल अगेन। जैसे ही डिफरेंस आया हमने बड़ा सा डिब्बा बनाया, पहले हम थोड़ा सा लिखेंगे कि प्रोसेसर एक, नहीं हम डिब्बा ही बनाएंगे डायरेक्ट। डिब्बा बनाया, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेसर, यहाँ पे लिखेंगे सीपीयू, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेसर। ठीक, पहला पॉइंट दोनों में क्या रहेगा, इसमें लिखेंगे कि प्रोसेसर एक जनरलाइज्ड टर्म है फॉर ऑल द प्रोसेसिंग यूनिट्स। प्रोसेसर इज़ अ जनरलाइज्ड टर्म फॉर ऑल द प्रोसेसिंग यूनिट्स, मतलब जो भी चीज़ें प्रोसेसिंग का काम करती हैं उनको हम प्रोसेसर कह देते हैं। ये हो गया प्रोसेसर। सीपीयू क्या है, सीपीयू एक स्पेसिफिक टर्म है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर है। देखो, प्रोसेसर एक जनरलाइज्ड टर्म है और सीपीयू एक टाइप ऑफ प्रोसेसर है, यानी ये सी का टाइप है। सीपीयू इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेसर जो कंप्यूटेशंस, प्रोसेसिंग, अर्थमेटिक, लॉजिकल, इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक, ये हो गया। अब प्रोसेसर के एग्जांपल में लिखना है जीपीयू, सीपीयू, दो एग्जांपल प्रोसेसर में डाल देना, और सीपीयू के एग्जांपल में डालना आईटेल, मतलब इंटेल और एएमडी, दो डाल दिया। ठीक, एक प्रोसेसर क्या करता है, इट प्रोसेसेस द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, मतलब जिस तरह का प्रोसेसर होगा उसकी प्रोसेसिंग उस टाइप की होगी। ठीक है, पर सीपीयू का क्या होता है कि ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराता है और इनपुट और आउटपुट के हिसाब से अपने चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक, प्रोसेसर जो है एक ब्रॉड टर्म है, यानी उसको हम ऊपरी यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके नीचे आते हैं तो हम सीपीयू को पढ़ते हैं, यानी प्रोसेसर इज़ अ ब्रॉडर टर्म बट सीपीयू इज़ अ नैरोअर टर्म। ठीक है, तो और इसके बाद डायग्राम बना देना। ठीक, हमने पूरा लिख लिया। अब एक डायग्राम बनाना कि ऐसा गोला बनाना, उसमें ऊपर लिख देना सीपीयू। ठीक, फिर एक और सर्कल बनाना, फिर उसके अंदर नहीं, ऊपर जो बनाया है इसको सीपीयू मत लिखना, नो सीपीयू। देखो, एक सर्कल बनाया, इसमें यहाँ पे लिखना प्रोसेसर, लिख दिया प्रोसेसर। फिर यहाँ पे लिखना सीपीयू, जीपीयू, बाकी सारे, यानी कि जो सीपीयू और जीपीयू तो प्रोसेसर्स के अंदर आते हैं, मतलब इन दोनों को हम प्रोसेसर कहेंगे, ये दोनों प्रोसेसर हैं। ठीक है, यानी सीपीयू और जीपीयू प्रोसेसर के अंदर आते हैं। डन। प्रोसेसर एक ब्रॉडर टर्म है और सीपीयू या फिर जीपीयू, ये जो दोनों हैं ये एक नैरोअर टर्म है। डन। then स्पेसिफिक प्रोसेसर, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। देखो, ये सिंगल कोर प्रोसेसर्स, डुअल कोर प्रोसेसर्स, क्वाड कोर प्रोसेसर्स, मल्टी कोर प्रोसेसर्स, ये प्रोसेसर्स के टाइप्स हैं। ठीक है, अब टाइप्स कैसे डिफाइन होती हैं, को प्रोसेसर की जो टाइप्स हैं वो उसके अंदर कितना वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, प्रोसेसर के अंदर भी एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको हम कोर कहते हैं। व्हाट इज़ कोर? कोर इज़ द मेन प्रोसेसिंग यूनिट इनसाइड द प्रोसेसर।
तो कितने नंबर ऑफ कोर्स हैं यही डिसाइड करता है कि वो कैसा प्रोसेसर है। मान लो उसमें सिर्फ एक कोर है, यानी सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट प्रेजेंट है, तो उस प्रोसेसर को कहने लग जाएंगे कि वो एक सिंगल कोर प्रोसेसर है। ठीक, अब यही नंबर ऑफ कोर्स 2 हो गए तो हमने उसको कहने लग गया कि डुअल कोर प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें 2 कोर्स हैं। ठीक है, यानी 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। ठीक, देन क्वाड कोर पे आते हैं। क्वाड मीन्स कि 4, यानी 2 कोर करके 2 कोर्स हैं उसमें, यानी कि 4 कोर्स हैं, 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इसीलिए उसको हम क्वाड कोर कहने लगे। अब 4 से ज़्यादा कोर्स प्रेजेंट है, यानी 4 से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट प्रेजेंट है, तो अब हम उसको कहेंगे कि वो एक मल्टी कोर प्रोसेसर है। सिंपल ऐसा टाइप्स होता है। देन स्पेसिफिकेशंस, यानी कि एक प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस कैसे डिसाइड होती हैं, है ना। स्पेसिफिकेशन मतलब ऐसे ऐसे हम एक प्रोसेसर को डिफाइन करा पाते हैं। ठीक, तो अभी एंड करते हैं।